डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स का जिक्र करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बहुत बड़ा डीएनए का मॉलिक्यूल अगर हम एक मैमेलियन सेल के डीएनए की अगर हम बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है लगभग 2.2 मीटर होता है और 2.2 मीटर लंबा डीएनए मॉलिक्यूल किस तरीके से एक छोटे से सेल में, जो कि सेल माइक्रोस्कोपिक नेचर का होता है, बहुत छोटा होता है, उसमें भी जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस की साइज लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर होती है। तो इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर इतना बड़ा मॉलिक्यूल डीएनए का, जो कि 2.2 मीटर लेंथ होती है जिसकी, ये किस तरीके से उसमें रहता है, तो इसी को हमें समझना है। इसको समझने से पहले हमें न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ क्रोमैटिन को समझना पड़ेगा कि ये न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या है, न्यूक्लियोसोम क्या है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एक सेल के स्ट्रक्चर से। देखिए, एक सेल है, सेल आप जैसा कि जानते हैं कि सेल कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सेल वह छोटा सा यूनिट है जिससे जीव शरीर बना होता है। कोई भी जीव शरीर है वो बहुत छोटे छोटे सेल्स के बने होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कोशिकाओं के बने होते हैं। तो उस एक सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें से एक जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, सेल ऑर्गेनेल है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। उस न्यूक्लियस के अंदर, यानी केंद्रक के अंदर, क्रोमोसोम होता है, यानी गुणसूत्र होते हैं, और उस गुणसूत्र के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन्स के साथ साथ डीएनए का कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, यानी कि उस प्रोटीन के साथ डीएनए मिला हुआ रहता है। प्रोटीन समझिए कि एक गेंद की तरह होता है उसमें, और उस एक गेंद के ऊपर डीएनए के मॉलिक्यूल लिपटे हुए रहते हैं, रैप्ड रहते हैं, जैसे एक छोटे से बीड्स के ऊपर, एक सिलेंडर बीड्स अगर छोटा सा है, उसमें एक छोटे से बीड्स के ऊपर वो धागा जो होता है, जो सिलाई मशीन वाले धागा इस्तेमाल करते हैं कपड़ा सीने के लिए, तो उस धागे को देखिए, जिसको हम देहाती भाषा में रील कहते हैं या उसको हम धागा कहते हैं। उसका देखिएगा एक सिलिंड्रिकल बीड होता है उसमें, और उसमें धागा रैप्ड रहता है, यानी कि उस पर लिपटा हुआ रहता है। उसमें 500 मीटर धागा, 1000 मीटर धागा, छोटे से लकड़ी के टुकड़े के ऊपर समझिए, एक बीड्स के ऊपर 500 मीटर, 1000 मीटर, 1500 मीटर धागा जो है उस छोटे से टुकड़े के ऊपर लिपटा हुआ रहता है। तो उसी तरीके से हम यहाँ समझें, ये जो न्यूक्लियोसोम है वो एक तरह की बीड है, और उस बीड के ऊपर क्रोमोसोम जो है, उस बीड के ऊपर डीएनए लिपटा हुआ रहता है, रैप्ड रहता है, जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियोसोम है, और उस न्यूक्लियोसोम के ऊपर ये धागे नुमा संरचना, जो कि रस्सी की तरह दिख रहा है आपको, डीएनए, जिसको मैं पिछले वीडियो के अंदर इसका मैं जिक्र किया हूँ कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, डीएनए किस कंपोनेंट्स के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड वाले मेरा वीडियो और डीएनए वाला वीडियो आप ज़रूर देखें, ताकि आपको डीएनए का स्ट्रक्चर
आपको ठीक से समझ में आए कि डीएनए किस किन किन चीज़ों का बना होता है, यानी उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये धागे नुमा रस्सी जो दिख रहा है आपको, जिसमें दो स्ट्रिंग है यानी कि दो हेलिक्स है, वो न्यूक्लियोसोम के ऊपर रैप्ड रहता है और ये बड़ी टाइटली कंपैक्ट होकर ये क्रोमैटिन नेटवर्क का निर्माण करता है, जिसको हम क्रोमैटिन कहते हैं, क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। और फिर उस क्रोमैटिन फाइबर का हायर लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन होता है, जो कि क्रोमोसोम के रूप में हम देखते हैं। मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम को जो हम ऑब्जर्व करते हैं, वो हायर लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन के फलस्वरूप वो बनता है। तो इन्हीं चीज़ों को हम इस वीडियो में समझेंगे कि ये जो डीएनए है किस तरह से इसकी पैकेजिंग होती है सेल न्यूक्लियस के अंदर, या जो बिना न्यूक्लियस वाले सेल हैं जैसे बैक्टीरिया है यानी प्रोकैरियोटिक सेल है, तो उसमें भी क्रोमोसोम होते हैं, उसमें भी डीएनए होता है और उसमें भी बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है डीएनए का। किस तरीके से उसमें उसकी पैकेजिंग होती है, कि इन्हीं चीज़ों को हम इस वीडियो में बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे मेरा सजेशन है, आपको मेरा सजेशन है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें शुरू से आखिरी तक। अगर आप पैकेजिंग ऑफ डीएनए या न्यूक्लियोसोम मॉडल को आप समझना चाहते हैं, क्रोमोसोम को समझना चाहते हैं, क्रोमैटिन फाइबर को समझना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आइए अब हम लोग टॉपिक की बात करते हैं। देखिए, ये जो धागे नुमा रचना आपको दिख रही है, जिसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। देखिए, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, जो कि प्रोफेज में सेल डिवीजन जो माइटोसिस या मियोसिस हो रहा होता है, तो उसके जो प्रोफेज वाला स्टेज होता है उसमें बिल्कुल वो धागे नुमा जो है सुलझा हुआ रहता है, बिल्कुल एक नेटवर्क के तरह दिखता है। आप देख रहे हैं कि वो बिड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, यानी एक धागा है, उस धागे के अंदर बहुत सारे बीड्स जो है उसमें लगा हुआ है, गुथा हुआ है। तो ये जो धागे नुमा रचना दिख रही है इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन, इसी को हम क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। और उसके अंदर जो बीड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। अब ये न्यूक्लियोसोम क्या है? तो देखिए, ये न्यूक्लियोसोम एक ऑक्टामर है। ये ऑक्टामर है। ऑक्टामर कहते हैं कि 8 यूनिट अगर किसी चीज में, अगर किसी मोनोमेरिक यूनिट का 8 अगर उसमें कंपोनेंट हो, यानी 8 मोनोमर हो, तो उसको हम कहते हैं ऑक्टामर। अगर एक यूनिट हो तो उसको मोनोमर कहते हैं। अगर उस एक यूनिट को डबल यूनिट कर दें, डबल कर दें उसको, तो उसको डाइमर कहते हैं। इस तरीके से ट्राइमर हो गया, माने 3 रिपीटिंग यूनिट हो गया। टेट्रामर 4 हो गया, पेंटामर 5 हो गया, हेक्सामर 7 हो गया, हेक्सामर 6 हो गया, हेप्टामर 7 हो गया एंड ऑक्टामर 8 हो गया। तो ये जो न्यूक्लियोसोम है जो कि ऑक्टामर होता है, यानी कि उसमें 8 जो है मोनोमेरिक यूनिट होते हैं हिस्टोन प्रोटीन का। यानी न्यूक्लियोसोम किस चीज का बना होता है? तो हिस्टोन नाम के एक प्रोटीन होता है, उस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। अब ये हिस्टोन प्रोटीन लगभग लगभग क्या माने 5 टाइप का होता है।
जनरली ये 4 टाइप का होता है, जो H2A, H2B, H3, H4 एंड H1। H2A, H2B, H3, H4 एंड H1, ये है हिस्टोन प्रोटीन। अब ये हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, ये 4 हिस्टोन जो आपको दिख रहा है, H2A, H2B, H3, H4, ये दो दो यूनिट होते हैं इसको। तो दो दो यूनिट हो गया, इसलिए 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको समझने के लिए। मैथमेटिकल फॉर्म में इसको न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू 2 इंटू H2A, H2B, H3 प्लस H4। तो ये दो दो यूनिट इसके होते हैं, तो ये ऑक्टामर हो गया ना, 8 टोटल 8 हो गए, तो इसलिए इसको हम कहेंगे ऑक्टामर। और इस ऑक्टामर को, यानी ये हिस्टोन को जब ऑक्टामर के रूप में हो, 8 एक साथ मिल गए, तो इसको हम कहते हैं कोर हिस्टोन। कोर हिस्टोन मोलेक्यूल हो गया। अब इस कोर हिस्टोन मोलेक्यूल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं H1 से, यानी एक ऑक्टामर को H1 दूसरे से जोड़ देता है, फिर दूसरे को तीसरे से जोड़ देता है। यानी कि H1 क्या है, ये दो ऑक्टामर को, यानी दो न्यूक्लियोसोम के बीच में ये एक लिंक है, इसलिए इसको हम लिंकर, उस रीजन में जो डीएनए पाया जाएगा उसको हम लिंकर डीएनए भी कहते हैं। यानी जोड़ने वाला, दो ऑक्टामर को जोड़ने वाला जो हिस्टोन प्रोटीन है उसको H1 प्रोटीन कहते हैं, H1 हिस्टोन कहते हैं। यानी ये नॉट बोल्ट की तरह होता है, दोनों को जोड़ देता है, फिर तीसरे को ले आकर जी दोनों से जोड़ देगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो एक न्यूक्लियोटाइड्स दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जिस लिंकेज से जुड़े होते हैं उसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, यानी जोड़ने वाला बॉन्ड। तो इसमें H1 हिस्टोन जो है वो एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से जोड़ देता है। चलिए इतनी बात समझ गए। चलिए अब इतनी बात को ध्यान में रख के हम आगे बढ़ते हैं। अब ये ऑक्टामर है, हिस्टोन ऑक्टामर जिसको कहेंगे, ये सारे के सारे H1 हिस्टोन से, जिसको हम लिंकर हिस्टोन कहेंगे, उससे ये जुड़ा हुआ है। इसका एक चेन बन जाएगा और इसी के चेन को हम कहेंगे क्रोमैटिन या क्रोमैटिन फाइबर। तो अब जो है डीएनए के क्रोमोसोम के अंदर आपको देखिए दो चीजें मिलेंगी। पहला मिलेगा आपको डीएनए प्लस न्यूक्लियोसोम। हालांकि कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी उसके साथ कॉम्प्लेक्स्ड रहता है, मिला हुआ रहता है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक सेल है, सपोज कीजिए कि मैमेलियन सेल। मैमेलियन सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होंगे। वो क्रोमोसोम चूंकि मेटाफेज स्टेज वाला क्रोमोसोम होता है, लेकिन डिवाइडिंग जो क्रोमोसोम होते हैं, जो एक्टिव क्रोमोसोम होते हैं, वो जनरली क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में रहते हैं, जो कि एक्टिव होते हैं। उसमें रेप्लिकेशन होते रहता है, जब सेल डिवीजन होगा तो रेप्लिकेशन होगा, नहीं तो फिर ट्रांसक्रिप्शन तो होते ही रहता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि डीएनए से आरएनए बनना। तो चूंकि एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन अगर होगा तो उसको हम कहेंगे एक्टिव फॉर्म में क्रोमैटिन है, तो इसलिए वो उलझा हुआ रहता है, वो बिल्कुल जो है सुलझा हुआ रहता है, वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड क्रोमोसोम जो मेटाफेज में होता है उस स्टेज में नहीं होके ये प्रोफेज वाले स्टेज में, प्रोफेज वाला स्टेज में जो क्रोमैटिन नेटवर्क का स्टेटस होता है, जो पोजीशन होता है, उस तरीके से उसमें रहता है। तो क्रोमोसोम में क्या क्या है, डीएनए है प्लस न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर के फॉर्म में होता है, जिसको मैंने बताया कि 8 उसमें मोनोमेरिक यूनिट होते हैं,
हिस्टोन प्रोटीन के, जिसमें ये आठों कौन कौन से H2A के 2 यूनिट होते हैं, यानी डाइमर के फॉर्म में H2A है, H2B भी डाइमर के फॉर्म में है, H3 का भी एक डाइमर हो गया और H4 का भी एक डाइमर हो गया, तो सब मिलाकर जो है ऑक्टामर हो गए। और ये जो है न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला एक लिंकर हिस्टोन प्रोटीन होता है, जिसको हम H1 के नाम से जानते हैं। तो चलिए इतनी बात समझ गए, अब हम जरा नजर दौड़ाते हैं कि डीएनए का लेंथ कितना होता है, यानी डीएनए कितना लंबा होता है, और फिर जो है क्रोमेटिन फाइबर भी कितने होते हैं। क्रोमेटिन नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम, यानी कि क्रोमेटिन फाइबर जो बना वो भी तो उतना ही लंबा होगा, क्योंकि उस पर डीएनए रैप्ड है, तो कुछ कम लंबा होगा। तो उसमें कितने न्यूक्लियोसोम पाए जाए, जरा इसका हम कुछ हिसाब किताब लगाते हैं। तो देखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, मैंने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में जो डीएनए का वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि डीएनए का जब स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 0.34 nm ये 2 बेस पेयर के बीच की दूरी होती है। और अगर इसको जो है हम देखें तो ये कितना उसकी डिस्टेंस होती है, 2 बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हो जाती है 0.34 इंटू 10⁹ मीटर, अगर हम मीटर में इसको जो है हम रिप्रेजेंट करें तो, यानी कि 2 बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस हुई वो 0.34 इंटू 10⁻9 मीटर। -9 का मतलब ये हुआ कि 1/, फिर जो है 10 आप लिख दीजिए, उस पर 9 0 देते चले जाइए, तो वो हो गया आपको -9। ठीक है, यानी कि 1/10⁹ ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻9 हो जाएगा। तो इसकी जो डिस्टेंस हुई nm, चूंकि नैनोमीटर होता है, और इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर हुआ। अब लेंथ ऑफ मैमेलियन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की जो लेंथ होगी, वो सारा इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2.2 मीटर्स हो जाएंगे। कैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि मैमेलियन यानी कि ह्यूमन डीएनए की जो लेंथ होती है, यानी उसके जीनोम की जो साइज होती है, वो 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होता है। तो चूंकि उसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर हो गया। उसमें क्या कीजिए कि 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर पर बेस पेयर से आप जो है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 2.2 मीटर्स होंगे। मतलब ये हुआ कि मैमेलियन, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन जीनोम की जो साइज होती है, यानी उसमें जो डीएनए होता है, चूंकि जीनोम का मतलब डीएनए, डीएनए के अंदर ही सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन जेनेटिक कोड के रूप में इनकोडेड रहते हैं, वो कोडेड रहते हैं, और उसी में जीवन की सारी कहानी लिखी हुई होती है। ठीक है, तो जीनोम की जो साइज हो गई वो 2.2 मीटर्स है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन एक क्रोमेटिन फाइबर कितना होगा, जब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1.65 इंटू 10⁻7 होगा। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी संख्या है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम आपको पता चल गया कि 1.65 इंटू 10⁻7। ये एक न्यूक्लियस की बात हो रही है, एक
जीनोम, सेल के अंदर जो जीनोम होता है उसकी बात हो रही है। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो बुक में लिखा हुआ है वो आप एनसीईआरटी की बुक स्टडी कीजिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी वहाँ। और यहाँ से किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा मॉलिक्यूल, ये जो इतना ज़्यादा संख्या है न्यूक्लियोसोम का, तो ये एक न्यूक्लियस के अंदर कैसे रहता है, जबकि डायमेंशन ऑफ ए टिपिकल न्यूक्लियस जो है वो 10⁻⁻⁶ मीटर है, बहुत छोटा है। और इतनी बड़ी संख्या उसमें किस तरीके से रहेगी, और ये 2.2 मीटर्स लंबा ये डीएनए उसमें किस तरीके से उसका कंपैक्शन होगा। तो इसीलिए एक सवाल पैदा होता है, सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है यहाँ पे कि हाउ इज ए मच मोर लॉन्गर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पैकेज्ड इन ए सेल्स न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियोसोम मॉडल प्रोपोज किया गया है, तो इसी अनसोल्व्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए न्यूक्लियोसोम मॉडल आया। क्योंकि आपको न्यूक्लियोसोम मॉडल में बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको नीट की तैयारी हो जाए, सीयूईटी की तैयारी हो जाए, हम 12th क्लास बायोलॉजी में अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर लें, तो उसके लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मोर देन सफिशिएंट है। तो जितनी चीज़ें आपको चाहिए मैं यहाँ उससे ज़्यादा बता देने की कोशिश किया हूँ। एनसीईआरटी में जितनी दी हुई है बस उसकी रोशनी में, उसमें से थोड़ा सा भी मैंने ज़्यादा यहाँ पे कंटेंट नहीं रखा है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों में, अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे और आपकी तैयारी जो है प्रॉपर वे में, प्रॉपर डायरेक्शन में होता रहे। तो आइए अब हम टॉपिक पे आते हैं। अब हम जरा देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम में क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखिए प्रोकैरियोट का मतलब तो जानते हैं आप कि बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं, यानी जितने भी बैक्टीरिया है उसको हम प्रोकैरियोट कहते हैं। प्रोकैरियोट का मतलब ये है कि ऐसा सेल, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर हो और उसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं हो। जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं। उसके जो क्रोमोसोम है, उसके जो जेनेटिक मटेरियल है, उसके जो डीएनए है वो सेल साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है, न्यूक्लियस में नहीं रहता है। तो अब चूंकि इतना बड़ा मॉलिक्यूल है डीएनए का, तो वो तो कैसे रहता है उसमें, तो इसी को हम लोग समझते हैं। देखिए आप जानते हैं कि प्लस चार्ज जो होता है वो निगेटिव चार्ज के तरफ खींच जाता है, यानी कि निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो देखिए हिस्टोन प्रोटीन जो है वो यहाँ पे नहीं पाया जाता है। इस बैक्टीरिया के केस में, बैक्टीरिया के जो क्रोमोसोम होता है, बैक्टीरिया, आप बात जान लीजिए कि बैक्टीरिया में एक ही क्रोमोसोम होता है और एक ही बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है डीएनए का। अगर हम ई कोलाई की बात करें तो ई कोलाई के जीनोम की साइज मैंने बताया था कल, ये डीएनए वाले वीडियो में आप देखिएगा कि ई कोलाई का जो डीएनए होता है उसकी जो साइज होती है वो 10⁶ के अराउंड होती है। 10⁶ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें। तो यानी कि बहुत बहुत बड़ा साइज है ये। तो बहुत बड़ा साइज है,
तो ये एक छोटे से न्यूक्लियस में, छोटे से बैक्टीरिया में कैसे रहेगा। तो देखिए, आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डीएनए के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। और वो निगेटिव चार्ज कैसे उस पे आता है कि डीएनए जो चूंकि न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, और वो न्यूक्लियोटाइड्स में एक फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट पे निगेटिव चार्ज होता है, और उस फॉस्फेट के प्रेजेंस के वजह से पूरे डीएनए के ऊपर, डीएनए के सरफेस के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। और प्रोटीन के अंदर बहुत सारे ये बैक्टीरिया के अंदर चूंकि हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, नन हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब उस नन हिस्टोन प्रोटीन्स में के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो ये डीएनए वाला जो निगेटिव चार्ज है और प्रोटीन के ऊपर, नन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में अट्रैक्शन होगा। तो ये जो अट्रैक्शन होगा, तो फिर नन हिस्टोन प्रोटीन और ये डीएनए है, दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे, और उसमें जो है एक एक जगह जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, एक जगह जमा हो जाएंगे सारे के सारे डीएनए मॉलिक्यूल उस हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर, और एक डेंस वहाँ पे एक आकृति बन जाएगी, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड्स। न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियस आप समझ लीजिए कि न्यूक्लियस is absent in prokaryotes. Negatively charged DNA is held with positively charged proteins and condensed in cell cytoplasm, which is known as nucleoid. तो ये जो बैक्टीरिया है यानी प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, उसमें न्यूक्लियोइड पाया जाता है। और वो किस चीज का बना होता है, तो नन हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए। और कैसे बिल्कुल कंडेंस रहता है, उसकी डेंसिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसलिए रहती है कि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और नन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में अट्रैक्शन होगा, और वो जो है डेंस मटेरियल वहाँ दिखेगी, जिसमें क्रोमोसोम के रूप में वो जो है एक न्यूक्लियोइड के अंदर वो कंपैक्ट हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि डीएनए ये क्रोमोसोम के साथ बैक्टीरिया में वो सेल साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी कि उसके साइटोप्लाज्म के अंदर एक डेंस फॉर्म है, जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, उसी को हम इनसेपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। ये बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम यानी कि ई कोलाई के अंदर क्रोमोसोम इस तरीके से रहता है। अब आइए हम क्रोमैटिन नेटवर्क या फाइबर की बात करते हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, हिस्टोन प्रोटीन एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है, और ये डीएनए जो है उस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन, द नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए इज wrapped around the positively charged histone octamer to form न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम जो है, जो न्यूक्लियोसोम हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, ऑक्टामर है, उस पे क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज इसलिए होता है कि उसमें बेसिक एमाइनो एसिड्स, हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं, उसमें बहुत सारे बेसिक एमाइनो एसिड्स होते हैं। आपको मैं बता दूं कि प्रोटीन क्या है, कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड्स, यानी ये चेन ऑफ एमाइनो एसिड्स। जब हम प्रोटीन पढ़ाएंगे, प्रोटीन
तो उसमें मैं बताऊंगा कि प्रोटीन जो है वो पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड्स है। जिस तरीके से डीएनए को मैंने बताया कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, उसी तरीके से प्रोटीन क्या है, वो भी पॉलीमर है, लेकिन एमिनो एसिड का पॉलीमर है, एमाइनो एसिड का पॉलीमर है। तो बहुत सारे एमाइनो एसिड्स आप देखेंगे एसिडिक नेचर का होता है, और बहुत सारे पॉलीमर जो होते हैं, सॉरी एमाइनो एसिड्स होते हैं, वो बेसिक नेचर का होता है। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये पॉलीमर एमाइनो एसिड है, और इस पॉलीमर में बहुत सारे बेसिक एमाइनो एसिड्स होते हैं, जैसे लाइसीन एंड आर्जिनिन। लाइसीन एंड आर्जिनिन रिच प्रोटीन होता है ये हिस्टोन प्रोटीन। तो इस लाइसीन एंड आर्जिनिन के वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज किस वजह से होता है डीएनए के ऊपर, तो वो फॉस्फेट के वजह से होता है। उसमें जो फॉस्फेट आयन्स होते हैं उसके वजह से नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों में अट्रैक्शन होगा। तो इस तरीके से ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर रैप हो जाएगा, यानी लिपट जाएगा। जिस तरीके से धागे को लपेट देते हैं एक वो बीड के ऊपर, उसी तरीके से ये एक बीड समझिए उसके ऊपर लिपट जाएगा। तो अब इस एक न्यूक्लियोसोम के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स होंगे वो लगभग 200 होंगे। 200 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए आर रैप्ड ऑन ए न्यूक्लियोसोम। अब ये जो है क्या है कि ये जो स्ट्रिंग बना एक, उसको हम कहेंगे क्रोमैटिन। नाउ दिस लुक लाइक बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग इन न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। बेसिक एमाइनो एसिड्स क्या हो गया, लाइसिन प्लस आर्जिनिन। ये सब क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है, किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूक्लियोसोम का कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। आप जो है लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, ये याद रखिए। हिस्टोन प्रोटीन आपको जो है बैक्टीरियल सेल में नहीं पाया जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। चलिए अब हम आते हैं ये यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के ऊपर। अब देखिए आप समझ चुके हैं कि ये क्रोमैटिन नेटवर्क का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो न्यूक्लियोसोम जो है एक दूसरे से मिलते गए हिस्टोन H1 के जरिए, और एक बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गई, जिसको हम बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं। इसी को न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। अब क्या है कि ये चूंकि एक बहुत ही लूजली अटैच्ड ये कन्फॉर्मेशन है। अब इसका जो फर्दर कंपैक्शन होता है, लगभग 30 nm तक कंपैक्शन होगा, उसमें बीड एक दूसरे से फिर कंपैक्ट हो, एक दूसरे पे वो लिपटेगा। तो वो जो कंपैक्ट क्रोमैटिन नेटवर्क बनेगी, आपको पहले 10 nm तक बनेगी, फिर 30 nm तक बनेगी, उसमें फर्दर कंपैक्शन होता चला जाएगा। तो वो जब कंडेंस्ड एक फॉर्म आ जाएगा, जिसको मेटाफेज स्टेज में आप देखते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। क्रोमैटिन एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, और क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, जो मेटाफेज स्टेज में आपको दिखेगा। और इस क्रोमोसोम के अंदर दो तरह के प्रोटीन पाया जाता है। एक को कहते हैं नन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन, ठीक है, नन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, और ये नन हिस्टोन क्रोमैटिन प्रोटीन आपको पाया जाएगा, प्लस हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा, प्लस डीएनए। ये सारे मिलकर जो है ये यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का निर्माण करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम इज इक्वल टू हिस्टोन प्लस NHC प्रोटीन्स प्लस डीएनए। NCERT में ये लिखा हुआ है, आप NCERT की बुक बहुत ज़रूर पढ़ें, मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें, और इसकी जो है PDF फाइल मैं अटैच कर देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको अपने
सिस्टम के अंदर रख सकते हैं। इसको आप बढ़िया से पढ़िए, आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी। अब देखिए इसमें जो है जो क्रोमैटिन क्रोमोसोम तो आप समझ गए। अब देखिए एक वर्ड होता है यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन हम किसको कहेंगे कि ये लूजली पैक्ड रीजन ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन का जो फर्दर कंपैक्शन होगा उसमें कुछ क्रोमैटिन होंगे, क्रोमोसोम में वो रीजन होगा जिसमें लूजली पैक्ड होगा, जिसको वो स्टेन करेंगे तो स्टेन्स जो है बड़ी लाइट होगी, तो इसको कहते हैं हम यूक्रोमैटिन। और यूक्रोमैटिन जो होता है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। यानी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हमेशा होते रहता है। यानी कि ये एक्टिव क्रोमोसोम हो गया। क्रोमोसोम का वो पार्ट जहाँ पे हमेशा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि डीएनए से आरएनए बनना, और आरएनए आप जानते हैं कि ज़रूरी है प्रोटीन के बनाने के लिए। आरएनए जो है न्यूक्लियस से निकलकर और सेल साइटोप्लाज्म में जाएगा, फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो यूक्रोमैटिन क्या होता है कि ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट है क्रोमैटिन का, ठीक है। और दूसरा जो टर्म है वो हेट्रोक्रोमैटिन है। हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं डेंसली पैक्ड रीजन ऑफ क्रोमैटिन। ये डार्क स्टेन होता है इसका। यानी जब हम क्रोमोसोम या क्रोमैटिन को जो ये करेंगे स्टेन करेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल डार्क जो है स्टेन दिखेगा आपको। वो डार्कली स्टेन हो जाएगा, और वो जो यूक्रोमैटिन वाला पार्ट होगा वो लाइटली स्टेन होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्रोमैटिन में दो रीजन आपको दिखेगा। एक यूक्रोमैटिन जो कि लूजली पैक्ड रीजन ऑफ क्रोमैटिन होता है, ये स्टेन्स लाइट। और यूक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो डेंसली पैक्ड रीजन ऑफ क्रोमैटिन है, ये दिस स्टेन्स डार्क। एंड हेट्रोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ये बिल्कुल इनएक्टिव रहता है, ये डोरमेंट स्टेज में रहता है, उसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है या नहीं के बराबर होता है, थोड़ा बहुत होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्रोमोसोम क्या है, क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन के कौन कौन से कंपोनेंट्स है, न्यूक्लियोसोम जो है क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन कितने तरह के होते हैं, और सेल के अंदर न्यूक्लियस में ये जो डीएनए हेलिक्स है जो कि लगभग 2.2 मीटर एक मैमेलियन सेल के अंदर होता है, वो किस तरीके से उसमें जो है पैक्ड रहता है। इस चीज़ को अगर आप समझ गए हैं तो मैं समझता हूँ कि आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तैयारी जो है, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तैयारी बहुत ही प्रॉपर वे में जा रहा है। थैंक्स फॉर वाचिंग।